देखें स्टेटमेंट है इसकी, एग्जांपल 2.7 है, एग्जांपल नंबर 2.7। इसकी स्टेटमेंट है अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एज इट इज शोन। एक लोड है, इसको सस्पेंड किया गया और ये दो कॉर्ड्स हैं, दिस फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, यानी दो स्ट्रिंग्स हैं, सिंपल सी बात है। डिटरमिन द डिटरमिन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पॉइंट पी। कि इस पॉइंट पी पे जो हमने ये लोड सस्पेंड किया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी इस डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपने फाइंड करना है। इफ द मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज्ड इज 50 न्यूटन, जबकि ये जो कॉर्ड्स जो यूज किए गए हैं इनकी मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन 50 न्यूटन है, ये हमें बता दिया गया। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि हम कितना मैक्सिमम लोड यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं, यानी डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमने करनी है फाइंड। करते हैं स्टार्ट फिर। देखें सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये बताएं, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बोल दें। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही? यस सर। मैंने ये पूछा, यस सर। मैंने ये पूछा कि ये सिस्टम पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है ना। तो जब पूरा यस सर है। यस, तो जब पूरे का पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम ऐसे करते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। और क्योंकि ये सिस्टम पूरे का पूरा रेस्ट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन थी कि सम ऑफ टार्क्स शुड बी इक्वल टू जीरो, उसको तो कंसिडर करने की सिरे से जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को अब यहां पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि टॉर्क तो एक्ट ही नहीं कर रहा ना, एक्ट तो लीनियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो जब लीनियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो लीनियर फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन होती है, इसलिए इस न्यूमेरिकल में हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन थी क्या, फर्स्ट कंडीशन को पहले हमने ऐसे लिखा था, सुमेशन एफ इक्वल टू जीरो, सुमेशन एफ इक्वल टू जीरो। और फिर वहीं से आगे चल के मैंने आपको बताया था कि सुमेशन एफ इक्वल उसी वक्त जीरो, जीरो के इक्वल उसी वक्त हो सकता है कि अगर तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम जीरो हो जाए और तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम भी जीरो हो जाए। ठीक हो गया। तो इसलिए यहां पे हम जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे। अब देखें यहां पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स तो एक्ट कर रही है वेट, और दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट करेगी, दूसरी फोर्स एक्ट करेगी इन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन। ठीक है, और टेंशन किस डायरेक्शन में होगी, टेंशन हमेशा जिस जिस भी सपोर्ट के साथ, जिस भी रिजिड सपोर्ट के साथ साथ आपने कनेक्ट किया हुआ तो स्ट्रिंग को, टेंशन हमेशा उसी की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी सिंपल सी एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो अगर सपोज करें ये स्ट्रिंग के साथ अगर मैंने एक पिक्चर को हैंग किया हुआ है, तो अब ये पिक्चर में वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन इस स्ट्रिंग को किस फिक्स्ड पॉइंट के साथ हैंग किया हुआ है, तो स्ट्रिंग को इस वाले फिक्स्ड पॉइंट के साथ हैंग किया है, इसलिए टेंशन भी उसी की डायरेक्शन में होगी, सो टेंशन विल बी अपवर्ड। ठीक हो गया। अब यहां पे इन दोनों स्ट्रिंग्स को, एक ये वाली स्ट्रिंग और एक ये वाली स्ट्रिंग, इन दोनों स्ट्रिंग को इन पॉइंट्स के साथ हैंग किया गया। ये वाले दो पॉइंट्स जो है ये रिजिड सपोर्ट्स हैं इसके लिए, तो इसलिए टेंशन भी इन्हीं की डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहां पे टेंशन होगी इस डायरेक्शन में, इसको मैं T1 का नाम दे देता हूं, और यहां टेंशन होगी इस डायरेक्शन में, इसे मैं T2 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पूरे सिस्टम पे, टेंशन T1, टेंशन T2 एंड वेट। और वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपको पता ही है, इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट को बैलेंस करने के लिए वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई ना कोई फोर्स मौजूद होगी, तभी वो वेट को बैलेंस करेगी। वरना अगर वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई फोर्स मौजूद ना होती वेट को बैलेंस करने के लिए, तो उस सूरत में तो फिर क्या होता, ये लोड
इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता और स्ट्रिंग को तोड़ के नीचे आ गिरता। लेकिन वेट का अपनी जगह पे कॉन्स्टेंटली मौजूद रहना इस चीज का प्रूफ है कि वेट के इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई ना कोई फोर्स मौजूद है। अब वो फोर्स कौन सी है, तो देखिएगा वो फोर्स कौन सी है। ये टेंशन T1 और T2 टेंशन जो हैं इनको हम इनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। तो इन दोनों टेंशन का वो कंपोनेंट जो वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा वो इस वेट के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें टेंशन T1 को पहले इसके कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व करता हूं। टेंशन T1 को इसके कंपोनेंट्स में मैं करता हूं रिजोल्व। तो देखिएगा जरा, ये बनेगा इसका कंपोनेंट टेंशन T1 का, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली वेट के ऑपोजिट ऐसे। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता है। तो दूसरा कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट ना बना देना कहीं, इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा? तो ऐसे पता चलेगा, एक बात याद रखें कि जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो रियलिटी में अपने कंपोनेंट्स के दरमियान में मौजूद होता है। तो अब अगर वेट का टेंशन का एक कंपोनेंट अपवर्ड था और टेंशन ने अगर अपने कंपोनेंट्स के दरमियान में होना था तो दूसरा कंपोनेंट फिर इसी डायरेक्शन में बनना था। वरना अगर दूसरा कंपोनेंट उधर चला जाता तो ये टेंशन T1 जो है अपने कंपोनेंट्स के दरमियान में ना आती। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह टेंशन T2 जो है इसको भी इसके कंपोनेंट्स में मैं रिजोल्व कर लेता हूं। तो देखें टेंशन T2 का भी एक कंपोनेंट होगा अपवर्ड लाइक दिस। अब होंगे तो दोनों कंपोनेंट सेम पोजीशन पे, सेम इसी पॉइंट पे होंगे, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे मैं इधर करके खुद ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। तो टेंशन T2 का एक कंपोनेंट होगा ये वाला, ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में इधर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इनके जो दो कंपोनेंट्स बने इनके नाम क्या क्या होंगे, इनके नाम देख लें, बिल्कुल क्लियर है कि देखिएगा जरा। अब ये जो कंपोनेंट बनेगा एंगल 60 डिग्री है, 60 के ऑपोजिट जो कंपोनेंट बन रहा है ये रेड कलर में, ये क्या होगा? एंगल के ऑपोजिट कौन सा होता है, साइन थीटा होता है कॉस थीटा होता है? ये बताइए। साइन थीटा। साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर में, अब मैं इसको यहां पे मजीद ऊपर लाके इधर मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा T1 साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, जबकि दूसरा ये वाला जो होगा ये बनेगा T1 कॉस ऑफ 60 डिग्री। सही हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब ये ग्रीन कंपोनेंट्स यानी T2 जो टेंशन है इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए जरा, बिल्कुल 20 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट ये कंपोनेंट बन रहा है ये वाला। तो इसका नाम क्या होगा, बताएं जरा जल्दी से मुझे इस कंपोनेंट का नाम। T2 sin theta 20 डिग्री, sin 20 डिग्री। यस, T2 साइन ऑफ 20 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, T2 cos of 60 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, 60 डिग्री 20 डिग्री। हो गया क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इक्वेशंस बनाने की तरफ। अब यही दो इक्वेशंस हैं, सुमेशन fx इक्वल टू 0 और सुमेशन fy इक्वल टू 0, इनका सहारा हम लेंगे। पहले देखें सुमेशन fy इक्वल टू 0, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सुमेशन fy इक्वल टू 0 अगर मैं लिखता हूँ, सुमेशन fy इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस के अलोंग, मतलब ये कि y एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम 0। अब y एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, तो y एक्सिस के अलोंग बिल्कुल क्लियर है, एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं, एक है T1 sin 60, एक है T2 sin 20, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो ये मैं लिखूंगा T1 sin ऑफ 60 डिग्री प्लस T2 sin ऑफ 20 डिग्री, ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। साथ ही साथ जो इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो कौन सी फोर्स है, वो है वेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में, वहां पे मैंने आपको कन्वेंशंस बताई थी कि अगर एक डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस नेगेटिव फोर्सेस कहलाएंगी फिर। इसलिए
अगर मैंने T1 sin 60 T2 sin 60 जो कि अपवर्ड है इनको पॉजिटिव साइन के साथ लिया, तो अब वेट जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है उसे नेगेटिव साइन के साथ लूंगा तो लिखूंगा -W। ठीक हो गया। और ये तीनों फोर्सेस जो हैं T1 sin 60 T2 sin 60 और W एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में हो तो सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, 0। इसलिए मैंने लिख दिया ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए यकीनी तौर पे T1 और T2 का हमारे पास मौजूद होना जरूरी है, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। अगर हमें किसी तरह T1 और T2 की वैल्यूज पता चल जाए, वो T1 T2 की वैल्यूज यहां पुट करके हम इजीली W फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब T1 और T2 में फाइंड करने वाला हूं, उसके लिए अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा सुमेशन fx इक्वल टू 0 का। सो ये मैं अब यहां पे लिख रहा हूं कि एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सुमेशन fx इक्वल टू 0 यानी x डायरेक्शन में एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होगा। ठीक है। अब x डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, बिल्कुल क्लियर है। x डायरेक्शन में एक्ट करने वाली एक फोर्स है T1 cos 60, दूसरी है T2 cos 60। ठीक है। सो इसलिए मैं लिख सकता हूं T1 cos ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव साइन के साथ ली, और एग्जैक्टली ऑपोजिट है T2 cos 20, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसलिए अब नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, तो -T2 cos 20। ठीक है। ये सुमेशन fx लिखा मैंने, और आगे इक्वल टू 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जरा देखें क्या बनेगा। T1 cos 60 क्या होता है, ये होता है 0.866 माइनस T2 cos 20 क्या होता है, अब कैलकुलेटर से फाइंड करना पड़ेगा। cos 20 यहाँ पे 0.939 939 0.939 ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T1 into 0.866 is equal to T2 0.939। जी लाइबा डिवाइड करें 0.939 को 0.866 से, 1.0842 1.04 0842 1.0842 जी 842 इंटू T2। ठीक हो गया। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 1 को, और देख के मुझे बताएं कौन सी टेंशन बढ़ी है, T1 टेंशन बढ़ी है, T2 टेंशन बढ़ी है। T1 जी T2 बड़ी होगी। T1 बड़ी होगी, लेकिन एक मिनट, ये कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक की है, मैं एक मिनट जरा चेक कर लूंगा, क्योंकि बुक में 1.88 लिखा हुआ है। सर वो उन्होंने T2 में से T1 माइनस किया बुक में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मिनट मुझे चेक करने दें। अच्छा, cos 60 की वैल्यू ही मैंने गलत लिख दी है, हद होगी है मेरी भी, 0.5 वैल्यू आती है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये cos 60 की वैल्यू 0.5। अब डिवाइड करें और मुझे बताएं। 1.88 यस, अब ठीक है, 1.88 जी। अब इस इक्वेशन 1 को देख के बताएं, T1 बड़ी है T2 बड़ी है? T1 बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। तो जब T1 बड़ी है, यहां पे मैं लिख देता हूं एज T1 इज ग्रेटर देन T2, एज नहीं लिखें, दिस इंप्लाइज लिखें, दिस इंप्लाइज T1 ग्रेटर देन T2। तो जब T1 T2 से बड़ी है, अब जरा उसकी दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें क्वेश्चन की। उसने कहा था, बिल्कुल स्टेटमेंट के एंड में कहा था, इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ कॉर्ड इज यूज्ड 50 न्यूटन,
कि मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन जो 50 न्यूटन हो सकती है। तो जब मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन 50 न्यूटन है तो मुझे बताएं अब T1 50 होगा या T2 50 होगा? T1. T1. डेफिनेटली T1 50 होगा, क्योंकि मैक्सिमम का जब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़े वाले को ही फिर लिखेंगे। सो T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, अब जब T1 50 आ गया तो इस इक्वेशन में T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके T2 फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूं पुट T1 इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 देखें क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास, T1 की जगह मैंने लिखा 50, तो बना 50 इज इक्वल टू 1.88 T2। 1.88 को यहां लाके 50 से डिवाइड करें, बताएं क्या आता है? डायरेक्टली बुक से देख के मैं लिख देता हूं, यह बनता है 26.6 न्यूटन। ठीक हो गया? तो अब देखें T1 भी हमारे पास आ चुकी है, T2 भी आ चुकी है, और मैंने आपसे कहा था ना कि अब अगर T1 और T2 आ जाएं तो इस इक्वेशन में पुट करके हम बड़ी आसानी से वेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वैल्यूज पुट कर दें, तो इसमें मैं यहीं पे पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू 50। सो ये मैंने लिखा 50 इनटू साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है 0.866 प्लस का साइन T2 क्या है, T2 की वैल्यू, T2 ये हमने कैलकुलेट किया 26.6। सो ये लिखा मैंने 26.6 और आगे साइन 20, बताएं साइन 20 क्या होता है? $0.342. 0.342 और आगे माइनस W इज इक्वल टू 0 मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस W इज इक्वल टू 0 ये मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस कर लें और W की वैल्यू फाइंड कर लें। अब कैलकुलेशंस आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है, मैं बुक से ही देख के डायरेक्ट W की वैल्यू लिख रहा हूं जो कि है 52 न्यूटन। तो ये है वो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड विद दीज कॉर्ड्स विदाउट ब्रेकिंग देम। ठीक है जी, अब मुझे बताएं कि कोई मसला इस पूरे न्यूमेरिकल में? यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? जी, कोई मसला किसी को? सर क्लियर है। जी तहरीम,